बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आप देख रहे हैं नेशनल असेंबली में जो इस वक्त माहौल है, हुकूमत ने जो फाइनेंस बिल है, तरमीमी फाइनेंस बिल, वो पेश किया हुआ है। उस हवाले से आज अपोजिशन की तरमीम मंजूर नहीं हुई। अपोजिशन को अब तक की इतलात के मुताबिक जो अपोजिशन की तरमीम थी सिर्फ 150 वोट उनके हक में गए, बल्कि उनके मुखालफत में यानी जब हुकूमत की तरफ से वोटिंग की गई तो 168 के करीब वोट डाले गए। और हुकूमत आज भी ये बता रही है कि हम पॉपुलर हैं, हम मजबूत हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके सारे इत्तेहादी जनाब इमरान खान के साथ खड़े हैं। अपोजिशन ने आज पार्लियामान के बाहर भी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मीडिया से भी गुफ्तगू की, नारे भी लगाए गए और ये कहा गया कि हुकूमत तख्ता उलट रही है मईशत का, पाकिस्तान के अवाम को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एज वी स्पीक बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगी। एज वी स्पीक पता चल रहा है कि शायद पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ जाएगी। जहां ये मसाइल मौजूद हैं वहां हुकूमत की जानिब से आज ये क्लैरिफाई किया गया है कि भाई ये डबरोटी वगैरह के ऊपर जो टैक्स है ये नहीं लग रहा, ये वापस जा रहा है। इसी तरह से लैपटॉप्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, ये भी वापस जा रहा है। और हुकूमत का मौक़िफ़ एक ही है कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं इकॉनमी की, और अगर किसी को यह बुरी लगती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर किसी अमीर को टैक्स करना गलत है तो फिर आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यही वो बात है जिसके हवाले से हुकूमत बड़ी ही कॉन्फिडेंट रही है। एक और मामला आज आपने देखा, जियो न्यूज़ ने आपको रिपोर्ट भी किया, वो ये था कि परवेज़ खटक साहब और जनाब वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान एक हुआ, उसे तल्ख मुकालमा कहा जाए या एक गुफ्तगू कहा जाए, ये अलहदा बात है। उसके हवाले से डिफरेंट स्टोरीज आपके सामने हैं। लेकिन मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल पे इंक्लूडिंग जियो न्यूज़ ये रिपोर्ट किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से परवेज़ खटक साहब ने एहतजाज किया कि गैस के जो मामलात हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनका राइट पहले बनता है, वो पिस रहा है और अगर यही हालात रहे तो शायद वोट नहीं देंगे। इत्तलात के मुताबिक 2 मीटिंग्स हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ चैम्बर के अंदर, और जिसमें परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे। परवेज़ खटक साहब बड़े जज्बाती भी हुए उस मीटिंग के दौरान, और वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ये तक कहा गया, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, KPK में गैस का मसला है, इस तरह हम वोट नहीं दे पाएंगे। परवेज़ खटक साहब की ज़राए के मुताबिक ये कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू कर रहे थे और परवेज़ खटक साहब की गुफ्तगू के दौरान हमाद अज़हर साहब ने गुफ्तगू करनी चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, तो उन्होंने उन्हें टोक दिया कि नहीं, मैं वज़ीर-ए-आज़म से बात कर रहा हूँ। ये अलग बात है। परवेज़ खटक साहब ने ये गुफ्तगू की जब वो बाहर तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा मैं तो सिगरेट पीने बाहर आया था, मैं सिगरेट पीता हूँ और पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, मैं सिगरेट पीने बाहर आया था और मेरा पूरा मुकम्मल एतमाद है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये तमाम बातें करके उन्होंने एक और खूबसूरत बात की। परवेज़ खटक साहब ने क्या कहा अपनी उस गुफ्तगू के हवाले से, बस सुन लीजिए। टीवी देखकर हैरान हो गया हूँ, टिकट चल रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। घूम फिर के सर हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अज़हर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। देखो हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टी है, पार्टी में बातें होती हैं, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले हैं, गैस की स्कीमें हैं, उसको चलनी चाहिए। सर आपने दिलेर है सर, इतनी दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है। इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर, तो अंदरूनी बात है यार, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। एक और दिलचस्प एलिमेंट इस सारी गुफ्तगू का ये है कि हस्ब मामूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बहुत से जो रुकन है उनका टारगेट होता है कि सबसे पहले मीडिया को टारगेट करें, ख़ास तौर पर जियो न्यूज़ को टारगेट करें। अब उन्हें कौन बताए कि जो कॉमन सेंस है वो आप में भी कॉमन होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। कि पाकिस्तान के अंदर और भी टेलीविज़न चैनल्स हैं, हर टेलीविज़न चैनल अपने हिसाब से खबर दे रहा होता है, उसके रिपोर्टर्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं, जिनके सामने बहुत कुछ हो रहा होता है। इसी तरह वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे होते हैं। अब सिर्फ महज जियो न्यूज़ को टारगेट करना कि हमने गलत खबर चलाई, नहीं। जो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं ये मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स हैं, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स हैं। इन्होंने उसी कमोशन को जो कि परवेज़ खटक साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान हुई उसको रिपोर्ट किया। जो कहा गया, जो सुना गया वो ऐसे ही है। जरा आप ये भी देख लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और परवेज़ खटक आमने सामने आ गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी का इजलास, ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और परवेज़ खटक आमने सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और परवेज़ खटक आमने सामने आ गए और परवेज़ खटक ने इस मौके पर कहा कि आपको वज़ीर-ए-आज़म हमने बनवाया,
खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। इसी तरह और भी बहुत से टेलीविज़न चैनल्स हैं जिसके ऊपर ये खबर इसी तरह से आई और हर चैनल ने अपने हिसाब से, उनके रिपोर्टर्स ने अपनी सहाफ़ती जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाया और रिपोर्ट किया। अब हुकूमत को ये प्रॉब्लम है कि भाई अगर ख़बर बाहर आती है तो वो क्यों आती है। पहले तो आप अपने रैंक एंड फाइल के अंदर ख़ुद डिसिप्लिन पैदा कीजिए और अगर वाकई कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो आपको उस पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने जहाँ ये सारी गुफ्तगू की कि नहीं सख्त बात नहीं हुई, तो साथ उन्होंने ये फरमाया कि हमारा अंदरूनी मामला है। भाई अंदरूनी मामला है और अगर वो बाहर आ गया है, उसकी खबर बन गई है, तो आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए इन प्रिंसिपल। और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पूरी कमोशन के दौरान अगर इस स्टेज पर चले जाते हैं कि वोट कर जाने लगते हैं, वो परवेज़ खटक साहब को ये कहते हैं कि आप मुझे सबके सामने ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैं फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए इस मुल्क में नहीं आया, अपने फ़ायदे के लिए नहीं आया, मैं हुकूमत नहीं कर रहा, मैं अवाम के लिए ये जद्दोजहद कर रहा हूँ, अवाम के रिलीफ के लिए कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात है ये आपके सामने मौजूद है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मीडिया को टारगेट करना, टीवी चैनल्स को टारगेट करना, उससे बेहतर यह है कि आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, अपने रैंक एंड फाइल के अंदर देखना चाहिए कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ कमिट किया था जनाब अली नवाज अवान साहब ने, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म, वो टाइम पर तशरीफ़ ले आएंगे, लेकिन क्योंकि सेशन चल रहा है अभी तक वो नहीं पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी तशरीफ़ भी ले आएंगे। जनाब इरशाद भट्टी साहब द वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भट्टी साहब ज़रा थोड़ा सा परवेज़ खटक साहब के हवाले से बात हो जाए। ये एक मैं समझता हूँ एक तुर्रा इम्तियाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि फौरी तौर पर वो जो टीवी चैनल्स ने ये कर दिया, फलाने ने ये चल दिया, विदाउट थिंकिंग कि पाकिस्तान के अंदर तमाम बहुत से टीवी चैनल्स मौजूद हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, पीट रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो अपनी जगह मौजूद होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन फौरी तौर पर टारगेट कर देना, जो सबसे बड़ा टेलीविजन चैनल है उसको टारगेट कर देना कि जी आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। जो अगर जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं, मैं नहीं, जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं, उस जमहूरियत में अगर आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है तो उस जमहूरियत में एक बंदा बोलता है और खुल के बोलता है और अपना ज़मीर बयान करता है और कहता है कि इमरान खान साहब हमने आपको वोट दिए और आप हमारी वजह से वज़ीर आज़म हैं, तो हमारे मसाइल हल करें। ये इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है। कैबिनेट हो, पार्लिमानी मीटिंग हो, तर्जमानों की मीटिंग हो, या जहाँ भी इमरान खान साहब बोलते, उन लोग मानते वो किन की हैं ये डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन वो सुनते हैं। ये किंगडम तो नहीं है ना, बादशाह तो नहीं है जैसे पहले होता था। हाँ सही। चौधरी निसार साहब बोले क्या अशर कर दिया नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ, उन्होंने यही कहा था मैं बच्चों के जूते नहीं उठा सकता, सीधे नहीं कर सकता। रमदे साहब थे तलागंग, वो टोबा टेक सिंह या तलागंग के, तो वो बोले 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने बिठाया, उन्होंने एंड पे बोले कि मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ प्राइमरी स्कूल का कि मुझे पहले नहीं होता था। किसी की जरूरत थी जरदारी साहब के सामने इस तरह बोले, नवाज शरीफ साहब के सामने इस तरह बोले, शहबाज शरीफ साहब के सामने इस तरह बोले, इस तरह झुक के सलामें करना, तो ये अच्छी बात है पहली बात। दूसरी बात, परवेज़ खटक साहब ने ये आज नहीं कहा, एक मरतबा नौशहरा में भी कहा था कि इमरान खान मेरी वजह से वज़ीर आज़म बने हुए हैं, अगर मैं चाहूँ तो वो कुर्सी पर ना रहें, जिसकी निजी महफिल में उन्होंने गुफ्तगू की। तीसरी बात यह कि क्यों हो रहे आप इनको छोड़ दें, MQM, GDA, काफ लीग को छोड़ दें जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इलेक्टेबल्स और आज़ाद को छोड़ दें जो इमरान खान साहब को वो दबाव डाल रहे हैं, इलेक्टेड वर्सेस अनइलेक्टेड हुकूमत में जो लड़ाई चल रही है उसको भी छोड़ दें। गवर्नर सरवर ने जो बयान दिया, वो भी उन्होंने बाद में वजाहतें की, नूर नहीं वो ठीक है, नूर आलम ने जो बयान दिया, आमिर लियाकत जो कहते हैं वो उनको छोड़ दे। हमाद अजहर वर्सेस कराची के जो MNAs हैं वो तो सब वो तो रिकॉर्ड पे हैं। खुसरो बख्तियार और जिम्मेदार ग्रुप जो कबीना में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको भी छोड़ दें। शाह महमूद कुरैशी ग्रुप, असद उमर ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, शाह फरमान ग्रुप, आतिफ खान ग्रुप, महमूद खान ग्रुप, परवेज़ खटक ग्रुप, सारे मौजूद हैं और सारे इख्तलाफात। क्यों ये आज क्यों बात हुई? बात इसलिए हुई KP के अपने गढ़ और अपने घर में हार की हीट, गैर यकीनी सूरत हाल जिसमें यह है कि अब हुकूमत जा रही है, सियासी माहौल बदलने वाला है वगैरह वगैरह, ये वो सारे बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट और की फ्रस्ट्रेशन है जो वादे दावे। मतलब आपको लगता है परवेज़ खटक साहब ने जितनी बातें की हैं ये एक्चुअली रियलिटी है, प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने 3-4 लोगों से लेकिन परवेज़ खटक साहब के साथ ये भी हुआ है ना कि शायद उन्हें इग्नोर किया गया है, लिहाजा वो उनकी फ्रस्ट्रेशन, वो मैं आगे आके बताता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद है महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। फिर उसके बाद ये लोग हलकों में जाते हैं,
हलकों में जाते हैं ना, तो हलकों की जो फीलिंग होती है, हलकों का हीट होती है ना, वोटर की हीट होती तो है, वो हीट आगे कन्वे करते हैं। पर कभी इमरान खान चूंकि क्रिकेटर है, इमरान खान साहब को ये भी कहना था कि कितने जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। इमरान खान साहब वो थे कि जो अब इनकी कोई तारीफ करता था ना, मदा सराई या खुशामद करता था, तो इनके चेहरा सुर्ख हो जाता था और ये पहलू बदलते थे उठने के लिए। आज इमरान खान अनकंफर्टेबल हो जाते हाँ, थे। आज इमरान खान साहब तनकीद पर अनकंफर्टेबल होते हैं। ये कोई पता नहीं क्या इक्तदार की कुर्सी लेकिन में। परवेज खटक साहब से क्या अच्छा। शाद भट्टी साहब, आप मुझे बताएं, परवेज खटक साहब ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कि वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल कर सकते हैं? सर ये वज़ीर आज़म का खूबसूरत फिक्रा है, कोई शक हाँ, नहीं। वो फैक्ट काफी कहते हैं मुझे वो blackmail कई कर। जगहों पे कहते हैं, खा वो जब इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, खा वो जब हज़रत उमर और हज़रत खालिद बिन वलीद का किस्सा सुनाना हो, खा वो बहुत सा कहते हैं। मान लिया वज़ीर आज़म साहब फैक्ट्रियाँ लगानी है, वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन परवेज़ खटक साहब के साथ मैं इमरान खान साहब को कहना चाहता हूँ, कभी आपने सुना है कि कोई जब टीम जीत रही हो तो उसका कप्तान बदल देना? परवेज़ खटक साहब के साथ ज्यादती हुई, क्योंकि आपने उस्मान बुजदार प्लस लगाने थे, कमज़ोर लोग लगाने थे। इमरान खान मर्दम शनासी में तो 0/0 है ना, तो उन्होंने अच्छा लगा दिए। परवेज़ खटक साहब को हटा दिया, पहला जो महमूद खान ग्रुप जीत गया और फिर वो जो शाह फरमान ग्रुप। दूसरा, उनसे वजारत दाखिला की कहा गया था कि आपको वजीर दाखिला लगाएंगे, वजीर दिफा बना दिया। तीसरा, अब जब हारे हैं तो उनको पार्टी सौंप दी गई कि आप केपी के, लेकिन वो बहुत लेट हो गया, तो वो लेट हो गया। तो इस वजह से परवेज़ खटक साहब की अपना भी है, और ये अच्छी बात है यार, बात करें क्यों इस पे मतलब जियो चैनल खराब है, फलाना चैनल खराब है, फलाना चैनल खराब। फखर से फवाद चौधरी साहब आए और बताएं कि ये हमारी पार्टी बिल्कुल हुई है और हमारी हमारा है ही बड़ा जमहूरी निजाम, ये हमारी पार्टी है। और ये कितना छुपा हो गया काबीना के मीटिंग्स में, क्या क्या इमरान खान साहब के साथ, क्या क्या फैसल वाडा साहब ने क्या क्या बातें नहीं की कि ये शाह महमूद कुरैशी, ये असद उमर आपके वज़ीर आज़म, तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर आप खुद को डिफरेंट जमात समझते हो तो करना चाहिए। ये तो इसको तो क्रेडिट लो। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अब आज फिर हुकूमत, तो अभी मैं ट्वीट्स देख रहा था, हमारे हुकूमती जितने भी दोस्त हैं वो ये कह रहे थे जी कि अपोजिशन को एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ी है और महज 150 वोट्स आपको पड़े हैं आपकी तरमीम को और 168 उसके खिलाफ पड़े। बिल तो ऑब्वियसली एज वी स्पीक मंजूर हो रहा है, अभी भी पार्लियामान का इजलास जारी है। सवाल ये है कि क्या आपको जो खुशफहमी हो गई थी कि हुकूमत अब बिल्कुल तनहा मौजूद है और इत्तेहादी भी बस अपने मसल्स फ्लेक्स करेंगे, कोई आपके साथ सियासी तौर पर आपके साथ आपके करीब आ जाएगा, क्या आपकी गलतफहमी दूर हो रही है कि नहीं, हुकूमत अब भी मजबूत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई, आज आपने दावत दी। थोड़ी सी बात मैं करूँगा। वैसे तो भट्टी साहब ने जिस तफसीली अंदाज से तबसरा कर दिया है खटक साहब की तमाम ये जो एपिसोड आज हुआ है, तो मेरा ख्याल है उस पर शायद मज़ीद तो हम कोई एडिशन ना कर सकें। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के साथ ज़ाहिर है आप ये कहें कि राब्ते डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहते ही हैं, कुछ ना कुछ मतलब आपको एक फीलिंग मिलती रहती है कि क्या वो सोच रहे हैं और क्या किस मामलात से वो गुज़र रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे खटक साहब का इस तरह का नाराज़गी का इजहार, ये उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार है जिससे इनके तमाम मेंबरान गुजर रहे हैं। बड़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखें, आप हलकों में जाते हैं, अभी परवेज़ खटक साहब चंद दिन पहले मानसरा गए, वहाँ पार्टी के अपना वर्कर से खिताब कर रहे थे, नारे लगे और वो ज़्यादा इशू वही थे जो पब्लिक के इशू हैं, महंगाई और जनाब बैड मैनेजमेंट, और उस पर वो खासा सीख पा हुए। उन्होंने कहा जी कि मैं जा रहा हूँ, इजलास छोड़ के जा रहा हूँ या मैं जलसा छोड़ के जा रहा हूँ। तो पब्लिक जो इस वक्त रिएक्शन है वो बहुत सख्त है। जब ये मेंबरान पब्लिक में जाते हैं तो इन्हें अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है, और उसकी रीज़न्स यही हैं, महंगाई है, आपकी करप्शन है, आपकी बैड मैनेजमेंट है। ठीक, अब जब ये अपने यहाँ पे आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरह आपने बात अभी की भट्टी साहब ने कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में आप, मैं हमेशा, हमारी भी मल्टी मीटिंग्स होती रही हैं, आप सख्त से सख्त बात भी नरम अल्फाज में कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि सर पे आपने को पत्थर ही मारना होता है। क़यादत बैठी है, सीनियर क़यादत हो सकती है, टॉप लीडरशिप हो सकती है, तो आप अपने एक बड़े महज़ब अंदाज से आप अपने कंसर्न्स का इज़हार करते हैं और ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। बाकी कुछ भट्टी साहब ने हमारी पार्टी के बारे में बातें की हैं जनाब के, वहाँ पे बड़ा जो कल्चर है ना? वो मुझे लगता है कि तजियाकार मैं हूँ और PMLN के कारकुन ये हैं। मेरी मालूमात में भी की है ना कि उधर जरा मेरी मालूमात में भी इजाफा, आप तो मुकम्मल तौर पर साथ हैं, हर तरह से साथ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो इनका तजिया जो है वो बहरहाल अच्छा इनका राइट है, जो बात ये करें इनका हक है। आज के इजलास के हवाले से देखें, ये बात तो तय है कि इस वक्त जो हुकूमत बरकरार है उसकी वजह यह है कि असम्बली में गवर्नमेंट को एक सिंपल मेजॉरिटी हासिल है।
अगर आपने आईन में अमेंडमेंट करनी हो तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 अक्सरियत। यहाँ सिंपल वज़ीर आज़म बनाने के लिए आपको सादा अक्सरियत चाहिए होती है, और ये इस तरह के जो बिल हैं ये भी पास करने के लिए ज़ाहिर है आपको जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए वो गवर्नमेंट के पास है। अब अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? पार्लियामान के अंदर आपने इजहार करना है कि जो आप लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं इसके असरात अवाम के ऊपर क्या पड़ेंगे। आपने अपनी तरमीम प्रपोज करनी है, तरमीम प्रपोज करनी है, और मीडिया के ज़रिए पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी यहाँ बैठ के भी बताना है कि आपकी नाकस पॉलिसियों की वजह से अवाम जो हैं वो बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है। मैंने आपसे दूसरी पूछा बात था कि आपकी गलतफहमी दूर हो गई है या अभी कोई कसर बाकी है डॉक्टर साहब? नहीं, गलतफहमी तो उन लोगों को है जो ये समझते हैं कि अपोजिशन वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई गला दबाएगी, अच्छा हाँ कोई उन्हें गिरबान से पकड़ेगी, नहीं ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे गोलियां चलाएगी, कि इत्तेहादियों से कि फलाना इधर गया जी तो सारे तंग आ गए तो जी कोई इधर जा रहा है, ना कोई अभी ना कोई आपने इस दफा शोर मचाया कि कॉल आ गई, ये वो हो गया। डिफरेंट बात है। कालें शालें आई हैं, ये अच्छा, अलग अभी बात भी है, आई हैं? कालें आई हैं ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ना आपका कि जी वो जो बात हम कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। अभी गवर्नमेंट बरकरार है, वो एक बिल लेके आए हैं, जाहिर है गवर्नमेंट के जो हिमायती हैं, गवर्नमेंट के जो एलाइज हैं वो उनके साथ हैं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जिस दिन अवान में पेश हो गया आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक, ठीक, उस दिन आप देखेंगे कि उस दिन माहौल बिल्कुल डिफरेंट होगा। और जिस तरह के मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि आखिरी जो इलेक्शन हुआ असम्बली में वो हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन। उसमें हुकूमती मेम्बरान ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन मेंबर को वोट दी, तभी वो सेनेटर मुंतखब हुए। और अब आप देखेंगे कि यही जो मैंने कहा ना ये ज़मीर की आवाज़ है, ये जो मैंने कहा फ्रस्ट्रेशन, इसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि आखिर आप कब तक, हुकूमती मेम्बरान की बात कर रहा हूँ, ज़मीर के बोझ तले दबे रहेंगे और खामोश रहेंगे। डॉक्टर साहब आप देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इंतखाब के बाद बहसीत एक सेनेटर, उसके बाद इमरान खान साहब ने तकरीबन एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, वो उन्हें मिल गया। आज मनी बिल के ऊपर भी हुकूमत यही कह रही है कि हम अपनी जगह मजबूत मौजूद हैं। आपकी खुशफहमी जिसका आप इजहार करते रहते हैं बशमूल आपके लीडरान के, उसकी कोई एविडेंस नहीं मिल रही ना। आप लोग कहते हैं तितर बितर जी इत्तेहादी इधर हो गए, इनके 30 बंदे हमारे साथ राब्ते, कुछ तो पता लगे ना उनको, तो नंबर उनके देखें। उसकी जो एविडेंस है वो वक्त से पहले नहीं दी जा सकती, ना देनी चाहिए। अच्छा, मेम्बरान जो हमारे साथ राब्तों में हैं, अच्छा, और जो हमें ये कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में अगर आप टिकट का वादा करें तो हम आपके साथ हैं, उनकी फिलहाल ऐसी खासी बिल बड़ी पास तादाद कराई जाने मौजूद है। और नहीं, मैंने कहा था हुकूमत गिराना एक और बात है और बिल तो पास एक अलग डिफरेंट बॉल गेम है। अच्छा, बाकी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये थोड़ा सा हमारे लिए भी ट्रिकी होता है, मैं थोड़ा सा खुल के बात कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई दूसरी जमात का अगर कोई हुकूमती मेंबर हमसे कह रहा है जी कि फ़लाँ नेशनल असम्बली की सीट का टिकट अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपका साथ दूंगा, वहाँ हमारा कोई ना कोई पुराना बंदा बैठा होता है, टिकट होल्डर बैठा होता है, एक्स MNA बैठा होता है। सो ये एडजस्टमेंट जो है ये चलती रहती हैं। लेकिन जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ कदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, इसी तरह ज़मीर की आवाज़ में, जैसे आज खटक साहब ने बात की है, बहुत सारे लोग तैयार हैं। डॉक्टर साहब वो कौन सी ज़मीर की आवाज़? उन्होंने कहा मैं 100% मुझे इत्तेमाद है वज़ीर आज़म पे। डॉक्टर साहब मैंने ये नहीं कहा कि वो हमें वोट दे रहे हैं, नहीं मैंने यही कहा ना, आपने कहा ज़मीर की, एक केड़ी ज़मीर की आवाज़ थी 2 मिनट की रिवर्स हो गई। नीचे दबे हुए मेंबरान हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब बोलना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता इनके फ्रस्ट्रेशन का इजहार शुरू हो गया। ये लोग अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं है, आप यकीन करें। अच्छा। और इलेक्शन में अगर ये जाते हैं तो आप यकीन करें कि जो हालात इन्हें नजर आ रहे हैं, जो हमें सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा जो 2008 का इलेक्शन हुआ था, जी जी, काफ लीग की क्या पोजीशन थी, बदतरीन पोजीशन थी। वो लोग अपने इलाकों में जलसे नहीं कर सकते थे। यही हाल अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने वाला है। आ गई थी 2008 के इलेक्शन में काफ लीग की। चले 55 इनकी भी आ जाएंगी। चले ठीक है, चले 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 एक ब्रेक जी, फिर मैं भट्टी साहब के पास और डॉक्टर साहब के पास करते हैं कि अली नवाज अवान साहब पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, नेशनल असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच चुके हैं। जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए तो डेस्क पर जाकर हुकूमती अरकान ने उनका इस्तकबाल किया, साथ ही साथ उनके अपोजिशन ने नारे भी लगाए। मामलात आगे चल रहे हैं, एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। आखिरी इतलात आने तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं, नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तमाम इत्तेहादी भी मौजूद हैं।
मामलात कुछ इस तरह से हैं कि नारेबाजी हो रही है, अभी वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी एक्सपेक्टेड है। बड़ी साहब, एक बात जो कि अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आप लोग अपोजिशन से ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमने वहाँ पर कोई तोप चला देनी होती है। यही पार्लियामान के अंदर बाहर आप अपना एहतजाज रजिस्टर कराते हैं, अपनी अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं। और मैंने बारहा डॉक्टर साहब से जानना चाहा कि गलत फहमी थी या खुश फहमी थी, लेकिन वो अभी तक अपनी जगह मौजूद है। देखें, 3.5 साल की अगर देखें, डॉक्टर साहब भाई हैं, मेरे साथ हज किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें, हाजी भाई हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रोकनी पड़ती है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून का एक प्रॉब्लम है कि ये मिठाइयाँ जल्दी बांट देती है, बांट देती है, खा लेते हैं। खा भी लेती है, बांट भी देती है, उसके बाद फिर रिवर्स गेयर लगता है। दूसरी पे कई मिसालें मौजूद हैं, हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। लेकिन 3.5 सालों में, बाकी पिछली कारकर्दगी नहीं देखते, 3.5 सालों में 13 ज़िमनी इंतखाबात अपोजिशन जीती। KPK में मौलाना साहब की एंट्री, और इसमें कोई शक नहीं। सियालकोट में ये हारे, नौशहरा में ये जीत गए। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेटर मुंतखब होने के अलावा कोई क्रेडिट इनका बता दें। तितर बितर अपोजिशन, दोनों अपोजिशन और हुकूमत में रेस लगी हुई है कि ज़्यादा नाहल काहल सुस्तल वजूद कौन है। अच्छा। दोनों में ज़्यादा लगी हुई है कि ज़्यादा मुंतशिर ख्याल कौन है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों पहला था ना, मैं कहता होता था आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम। अब है जुगाड़ लगाओ, मिट्टी पाओ, इक़्तिदार में आओ। अब अच्छा। वो फिल्म दूसरी चाली, कच्ची टाकी हम वो देखते होते थे बचपन में फिल्में, वो एक तरफ से डालते थे, बैठो 1-1 रुपया लेके, और उसके बाद सुल्तान राय का बचपन, एक गाना और एंड, लड़ाई दुश्मन फतह, हैप्पी हैप्पी। तो ये कच्ची टाकियाँ लगी हुई हैं। बिलीव मी, तारिक साहब जेन्युइन वर्कर हैं, मैंने देखा भी है इनको सारी हर जगहों पे, लेकिन ऊपर के मसले कुछ हो रहे हैं, ऊपर के मसाइल कुछ हो रहे हैं। दूसरी बात, आज तारिक अजीज़ हमारा एक दोस्त है, वो मुस्लिम लीग नून की बीट कवर करते हैं, तारिक फजल चौधरी साहब, उनको जानते होंगे, बड़े कमाल का रिपोर्टर। उसने कहा है अपोजिशन और हुकूमत में खामोश मफाहमत तय पा गई। आज की खबर लगी हुई, आज की खबर लगी हुई है। तो जब भी देखें ना, जिस अपोजिशन के रहनुमा और कायद शहबाज शरीफ साहब हों, जो कहें कि मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था और काबीना के नाम भी फाइनल हो चुके थे, और उसके बाद उस अपोजिशन, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब हों, और तीसरी तरफ जरदारी साहब हों कि जो कहें कि फार्मूले वाले अब राब्ते में कोई फार्मूला बनाओ। मैं डॉक्टर साहब अभी कहते हैं ना, कॉलें तो अभी भी आती हैं। देखिए, यहाँ मुझे थोड़ा सा दुख है, प्लीज यहाँ दुख है। या आप आर पार के नारे ना मारें, मुंह पे इस्तीफे मारेंगे, नारे ना मारें, जनवरी से पहले हुकूमत को घर भिजवा देंगे, नारे ना मारें, मार्च से पहले मार्च हुकूमत का हो जाएगा, नारे ना मारें, इमरान खान को गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालेंगे, नारे ना मारें, तेरी हुकूमत जाने वाली है, नारे ना मारें, हमारे पास इस्तीफों के ढेर लगे हुए हैं जो हमने पेश कर देने, नारे ना मारें। तो यहाँ आप हर जगह टेलीफोनों से हार जाते हैं। और यार करने के आते हो पार्लियामेंट में? वो कहते हैं टेलीफोन बहुत ताकतवर है। तो आप इतने कमजोर क्यों हैं? ड्रिपें लगवाओ। अच्छा, ग्लूकोज की ड्रिपें लगवाओ, विटामिन की ड्रिपें लगाओ। मैं सजेस्ट करता हूं, देखिए आप वो ड्रिप किसी और तरह की होती है, वो रेडिली अवेलेबल नहीं है। नहीं, मैं अवेलेबल करता हूं। हर हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। हमारे इस खित्ते में, डॉक्टर है खुद भी, हमारे इस खित्ते में बुनियादी तौर पे मान लिया हम जिस दिन बहस की थी जमहूरियत, आमरीयत सारी और गेट 4 और उसका सारा मान लिया, लेकिन यार आप तो खड़े हो जाओ ना, आप तो झूठ ना बोलो ना, आप तो मुनाफिक ना। हर मर्तबा हुकूमत जीत जाती है, हर मर्तबा टेलीफोन आ जाते हैं ये कह के सलामत वालेकुम सलाम, और आगे यार खड़े हो ना। अच्छा, किन को टेलीफोन आते हैं, उनके ज़मीर कैसे हैं जिनको? अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब बता दें जी, आपने अभी भी क्योंकि जिक्र किया है और मैंने क्योंकि आप पे सवाल किया था आपसे कि आपकी अभी भी क्यों खुशफहमी है, गलत फहमी है। वैसे तो अब दूर हो जानी चाहिए, वज़ीर आज़म आज भी है, आपको पता है जब वोटिंग होगी तो बिल्कुल पास हो जाएगा। लेकिन भट्टी साहब का एहतजाज या इनका एतराज़ अपनी जगह दुरुस्त है कि फिर अगर आप इतने कमज़ोर हैं तो फिर या उसका इजहार कर दीजिए, नारे ना मारा करें। देखिए, शुक्र है भट्टी साहब तजियाकार हैं, कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। वरना इनका जोश और जज्बा और उनके इरादे देख के मुझे पूरा यकीन है कि इनकी जेब में हर वक्त 2-4 ग्रेनेड होते, अगर पॉलिटिकल वर्कर होते, और आते जाते असेंबली में मारते जाते, आते जाते असेंबली में फेंकते जाते। यकीन करें, मैंने सियासत छोड़ देनी थी। हाँ, इसीलिए अगर इस तरह मुझे, मैं टेलीफोन से अब बात ये है कि अपोजिशन का अपना जो किरदार है अपनी ज़ाती हैसियत में, मैं ये समझता हूँ, और इसका बरमला मैंने कई दफ़ा इजहार किया है कि जिस इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कंबाइंड मूवमेंट चलनी चाहिए थी जिसका नाम PDM था, अगर वो जारी और सारी रहती तो आप यकीन करें इस वक्त तक इनका बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका होता। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी अलग हुई, ANP अलग हुई, और अब अगर लॉन्ग मार्च की भी बात हो रही है तो कभी ये बात होती है जी इकट्ठे हो, कभी उसके ऊपर भी रिजर्वेशंस आती हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये अगर राहें जुदा ना होती PDM की और लॉन्ग मार्च वगैरह इकट्ठे होते तो इस गवर्नमेंट में बिल्कुल अब कोई जान बाकी नहीं है। ये जो रोज़ रोज़ की आप बातें देख रहे हैं ना, अब जैसे आज भी अब पार्लियामान के अंदर हमने जो कौम की आवाज़ थी, कौम के मसाइल, वो वहाँ पे बताए। पार्लियामान के बाहर अवाम का एक इज्तिमा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए, आप सब ने कवर भी किया उसे। शहबाज शरीफ साहब बाहर तशरीफ़ लाए, दीगर अपोजिशन के लीडर्स वहाँ पे आए और उन्होंने उनसे खिताब किया। वो मुकदमा अवाम का लड़ने के लिए वो एक सिम्बॉलिक वहाँ पे एक अच्छी खासी गैदरिंग थी जो बताने आई थी कि अवाम किस कदर तंग है, और वो आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर वो पूरी कौम की वो बुलंद करना ये हमारा काम है। जमहूरी और आइनी तरीके के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे इमरान खान को हटाया जाए या आवाम की जान छुड़ाई जाए। ठीक है, मुझे कुछ, जब हम आ रहे थे एक रैली की शक्ल में, तो मुझे कुछ इदारे, मैं कहूँगा जनरल कर लेते हैं, अच्छा, उनके लोगों ने रोका। ज़ाहिर है उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, आगे खारदार तारें बिछी हुई थी, फलां फलां। तो मैं नीचे उतरा और भी वर्कर्स इकट्ठे हो गए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमारी जान कब छुड़ाएंगे, दूसरी तरफ जब छुड़ाने जा रहे हैं आप हमारे रास्ते रोक रहे हैं। हर बंदा ये सवाल करता है, ठीक है, सरकारी, गैर सरकारी, छोटा बड़ा, सनतकार, ताजर, मजदूर, किसान, हर बंदा ये सवाल हमसे करता है कि जी हमारी जान आप कब छुड़ाएंगे। नहीं, ये बात पब्लिक सेंटीमेंट है डॉक्टर साहब, बट ये बात दुरुस्त है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज आपसे पूछती है हमसे एक बात हमारी जान जो कब भट्टी छुड़ाएंगे साहब आप। ने जिक्र किया है जिस बात का, वो ये कि आप फिर ये इस बात को एक्सेप्ट करें और माजूरी का इजहार फिर आप करते हैं कि जी, वो कहते हैं कि आप इतने कमजोर हैं, यानी कि आप कॉलों से मार खा जाते हैं, तो फिर आप अपनी माजूरी का इजहार करें और माने कि हम कमजोर अपोजिशन है। मेरा ख्याल है शायद यहाँ पे गलतफहमी पैदा हुई है, हमें कोई कॉल नहीं आई। नहीं, किसने कहा हमें कोई कॉल आई? नहीं, आपको नहीं, आप कहते हैं ना हमें कोई कॉल नहीं अरकान को, आप कहते हैं ना फलाने को कॉल आ गई इसलिए वो चला हुकूमती गया। अरकान का मसला ये है जी कि अब जब तक ये इस हुकूमती कश्ती के ऊपर सवार हैं उस वक्त तक जाहिर है उन्हें पता है, उन्होंने गवर्नमेंट से फंड भी लेने हैं अपने, उन्होंने प्रिविलेज भी लेनी है, कोई ना कोई पोजीशन होल्डर्स हैं। जब तक ये कश्ती चल रही है, चाहे डॉल रही है, चाहे तूफान में है, कोले खा रही है, मेम्बरान चिपके हुए हैं, कोई ऊपर है, कोई लटके हुए हैं नीचे, किसी ने पीछे से उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन जिस दिन ये पता लगेगा ना कि ये आप इस मजीद तैरने वाली नहीं है, उस दिन आप इनकी छलांगें देखें। मेरा मुकदमा ये था। और दूसरी बात ये जी कि जहाँ तक डरने का और घबराने का ताल्लुक है, भट्टी साहब ने जो एक वो कौन सी फिल्म होती है, ड्राउनी फिल्म को क्या कहते हैं, ड्राउनी फिल्म, हॉरर फिल्म जो है ना, वो उसे मुझे वैसे बड़ा डर लगता है जो उसका उन्होंने मंजर कशी की है। बात ये है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जब मुश्किलात आई हैं बहुत सारे लोग जो हैं जौक दर जौक छोड़ गए हैं जमात को, अनफॉर्चुनेटली। हिस्ट्री है, मैं छुपाऊंगा तो क्या छुप जाएगी हिस्ट्री। लेकिन ये आप देखें कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के दौर में किस तरह डट के उसके तमाम मेंबरान के साथ खड़े हैं, ये एक रिकॉर्ड है, ये भी एक हिस्ट्री है। तीसरी बात कि जो यलगार की गई अपोजिशन पे और बिलखुसूस ऑन स्लॉट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान पे हुआ और उनके वर्कर्स पे हुआ और उनके लीडर्स पे हुआ कि एक बंदा जनाब जा रहा है, आपका लॉ मिनिस्टर पंजाब रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब रहा है, अभी आपका MNA है, आपने उसकी गाड़ी मोटरवे पे रोक के कहा जनाब कि इसमें तो हीरोइन है, आपने हीरोइन बरामद कर ली। ठीक, कोई सबूत दे सके आज तक? नहीं, वो तो बात ठीक है। जितने मुकदमा, आखिरी बात है, जितने मुकदमात आपने अपोजिशन के लीडर, वो अब आपका साद रफीक हो, वो हसन इकबाल हो, वो शायद खकान अब्बासी हो, वो ख्वाजा आसिफ हो, मिफ्ता इस्माइल हो, और कोई नाम रह गया हो तो शायद और भी हैं। ठीक, मुझे बताएं अदालतों के रिमार्क्स क्या हैं? हाँ, ये मुकदमा जो बेल ऑर्डर है उनके अंदर तो जारी बात है, जो यही है, पूरा ये केस मुकदमा बनाया नहीं गया उसके ऊपर तो बनते। इश्यू। इसका मतलब है कि आपने जाती इंतकाम का निशाना बनाया उनको, उसके बावजूद जमात डट के खड़ी है, अपने कॉज पे खड़ी है। जिस तरह आपकी जमात डट के खड़ी है उसी तरह हुकूमत भी आज भी डट के खड़ी है। और रास्ता सिवाय आईनी जमहूरी जद्दोजहद के और कोई भी नहीं है। अच्छा चल, ये एक सेकंड, डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ी है अपोजिशन, लेकिन जब भी डटने का वक्त आता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जद्दा और लंदन क्यों चला जाता है? अच्छा चले, इसके ऊपर जरा ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। एज वी स्पीक पार्लियामेंट का इजलास जारी है, पाकिस्तान भी मौजूद है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। साथ रहिए।
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात भट्टी साहब मैं आपके सामने और डॉक्टर साहब के सामने शेयर करनी है। बार बार ये क्यों कह रहे हैं वजीर आजम भी मौजूद है, इस कौम पे एहसान कर रहे हैं। वजीर आजम, आपको पता है वजीर आजम पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर आए, ये बहुत बड़ी खबर होती है। जो वजीर आजम कहते थे मैं हर बुध को क्वेश्चन आर रखूंगा, लेकिन आपने इसी और उन्होंने उसका जवाब क्या पेश किया कि मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की थी। नहीं, उन्होंने कहा वो उन्होंने जो असल जवाब हमें जब ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने कहा चोर डाकू बैठे हुए हैं वहां, मैं क्यों जाऊं, वो छोड़ दें। अच्छा। लेकिन इसी वजीर ने लानत फरमाई थी ना जी भाई, फिर आप कहते हैं हम इज्जत करें। वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद हैं इस पार्लियामेंट में और अभी को खिताब भी फरमाने वाले वजीर आजम मौजूद हैं इस पार्लियामेंट में। वजीर आजम पाकिस्तान आते हैं, दैट बिकम्स अ न्यूज़। लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मौजूद हैं इस पार्लियामेंट। भाई वो इसी के लिए आए थे, ये उनका काम है, यहाँ वो बैठना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पता है 24 मरतबा कोरम पूरा नहीं हुआ, 24 मरतबा कोरम पूरा नहीं हुआ इस असेंबली का, 24 मरतबा। फौज असेंबली का कोई कसूर नहीं है, वज़ीर आज़म का कसूर है ना। अच्छा, असेंबली बेचारी का कोई कसूर नहीं है। यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे 6-6 महीने नहीं आते, तो नहीं आते, मैंने वही कसूर उनका था जो नहीं आते। तो फिर हम हमें क्यों कहते हैं कि जमहूरियत की इज्जत करो, पार्लियामेंट की इज्जत करो? बेचारी पार्लियामेंट की बेतुकीरी वो कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट की बेतुकीरी, पार्लियामेंट का कोई कसूर नहीं है। आपने कहा कि शलवारें लटका दी उनकी दीवारों पे, आपने कहा जंगले तोड़ पाकिस्तान ने कहा, आपने सारा कुछ कर दिया, फिर आप क्यों इतना कौम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे। जो बाइडन है हमारी असेंबली में आया, बोरिस जॉनसन आया है, नरेंद्र मोदी आया है कि हम खुशी से कि वज़ीर आज़म हमारे लिए तो खबर है ना भट्टी साहब। चले इधर आगे चलते हैं, इसको देख लें। अरे चले इसको देख लें, इसको ये एक इंपॉर्टेंट इशू है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। कुछ अरसा कबल जब इसके हवाले से बात हो रही थी, हुकूमत सारी बात है बड़ी इमोशनल है इस पूरे किस्से को लेके, सारे मामले को लेके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हवाले से, और जनाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं शिबली फराज साहब, उनसे जब इस हवाले से पूछा गया कि नहीं कितना खर्चा होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की प्रोक्योरमेंट का इस हवाले से, तो जब उनसे सवाल किया गया तो क्या फरमाया उन्होंने? तो मैं कहूंगा ये 150 अरब का फिगर कहां से आया। मैं आपको बता दूं कि बावजूद इसके तकरीबन मेरा एस्टीमेट है वो तकरीबन 42 अरब के करीब होगा। यानी शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं 45 अरब रुपए के करीब होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को प्रोक्योर किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के हवाले से एक कमेटीज़ तश्कील दी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब की, आज फाइल की, और रिपोर्ट फाइल हुई, पूरी ब्रीफिंग हो गई है, और एक प्रेस रिलीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से जारी की है, जिसमें जो तखमीना लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ख़रीदारी के मुख्तलिफ मराहिल और इस पर आने वाले अखराजात से मुतल्लिक तकरीबन 258 अरब रुपए हैं। मजीद इनकी स्टोरेज और इंतखाबात के दौरान मेंटेनेंस और कन्फिग्रेशन और पोलिंग स्टेशनों पर तहसील के हवाले से मुश्किलात और मराइल पर ब्रीफिंग भी दी गई। यानी कहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं ये फिगर कहाँ से आ रहा है 150 अरब का, तो 258 अरब रुपए का तखमीना तो इलेक्शन कमीशन की उन जो सिलेक्ट कमेटीज़ थी उन्होंने लगा लिया है। तो भट्टी साहब फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी मामला कोई इतना सिंपल नहीं है जो ख्वाहिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। 258 अरब का तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया चाहिए इनकी प्रोक्योरमेंट के लिए, इनको इस्तेमाल करने के। सर पहला फिगर था 350 अरब का, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेंड स्टाफ, और उसके बाद सबसे है कि पायलट प्रोजेक्ट कोई इस पे ही है किया है। उसके बाद सबसे है कि देखें 3 फरीक हैं, अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत। इन तीनों फरीकों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। अगर तीनों फरीकों में से कोई एक मुत्तफिक ना हुआ, कानून बन गया, इलेक्शन हो गए, तो पहले दिन से मुतनाज़े होंगे। तो इसलिए तीनों फरीक, तो ट्रेंड स्टाफ वो इतना खर्चा चलो हुकूमत कर देगी, मान लिया हम पे टैक्स दोबारा लगा देगी, इस तरह एक और मिनी बजट 258 अरब, तो सर अभी 360 अरब लग रहा है ना, 68 अरब, तो एक और आ जाएगा, कोई हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। वो तो टैक्स लग रहा है ना, ये तो 258 अरब रुपए का खर्चा जो हुकूमत वैसे आज वो कहते नहीं अगर वन टाइम आज वैसे हुकूमत ने कहा है कि जहालत अपोजिशन और मीडिया की, मतलब कहाँ 45 अरब का अंदाजा और कहाँ 258 अरब का तखमीना। आज उन्होंने रोना रोया है जहालत का, कि इन जाहिलों को पता ही कोई नहीं है कि ये तो बड़ा खूबसूरत सा बिल एक पेश कर रहे हैं, हम इस्तिस्ना खत्म कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, टैक्स तो कर ही कुछ नहीं रहे। बड़ी मेहरबानी सर। और लेकिन सर ये ईवीएम का ट्रेंड स्टाफ कहाँ से आएगा? फिर दूसरी बात है जो अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात और इलेक्शन कमीशन ने जो खैर से एक चार्जशीट दी है, उनके नुक्तावार कहाँ से आएगा? तो टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त है, इन तीनों को बैठना पड़ेगा, अपनी जिद्दों अपनी अनाओं से निकलना पड़ेगा, यस या नो करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा मामला, वरना नहीं बढ़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपोजिशन का बेशमूल ख़ास तौर पर बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ अब भी वही है
कि जी अगर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड है तो हम सेटिस्फाइड हैं, अगर हम मुतमईन होंगे तब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, बताएंगे, लेकिन खर्चे का तखमीना जो लगाया गया है वो 258 अरब रुपए है। देखिए मुनीब भाई, सबसे पहली बात ये होती है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा वाक़या होता है कि जिसमें कोई माल लूटा जाता है या कोई अपनी जान से जाता है, तो सबसे पहले देखा यह जाता है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था। ठीक। अब सोचना यह है कि इतना ज़्यादा अगर गवर्नमेंट जोर लगा रही है कि ईवीएम 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 ईवीएम, अपोजिशन से बात नहीं कर रही, मशीन के हवाले से कोई टेक्निकल डिबेट नहीं कर रही, और बुलडोज करके सारा उन्होंने जिस तरह पास किया, ये सारी लेजिस्लेशन हुई, वो भी सारी कौम ने देखी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्हें ये पता है कि अगले इलेक्शन में अगर इन्हें कोई जीतने की उम्मीद है तो वो सिर्फ इस मशीन का सहारा है। ठीक। वो अवाम का सहारा नहीं है कि इस मशीन को ही किसी तरह इसमें प्रोग्रामिंग करके, किसी तरह इसके सॉफ्टवेयर को कुछ दाएं बाएं करके कैसे किया जाता है। मैंने बाकायदा इस पर रिसर्च की है, बाकायदा मैंने इस पर बात की है टेक्निकल लोगों से, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मैं आपको प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि बिल्कुल मुमकिन है कि आप इस मशीन के साथ कोई ऊपर नीचे करके आप अपने हक में कुछ। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है? बिल्कुल, ये कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है। सुनते जाइए आखिरी लम्हों में जी। आज पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है। ज़मीरो जिस्म का नीलाम एक जैसा है, अना मिटे के बिके काम एक जैसा है, कोई हैं कद में बड़े और कोई कुता हैं, जो बिकने आए तो फिर दाम एक जैसा है। ये ताहिर परवेज साहब ने भेजा है आज के पार्लियामेंट सेशन के नाम। चलो जी, बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का। प्रोग्राम देखा, आपने फीडबैक दिया। खुदा हाफिज़।